स्टार्ट करते हैं 10th क्लास ज्योग्राफी चैप्टर 1 पार्ट 4, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अबाउट लैंड रिसोर्सेज। वी लिव ऑन लैंड, वी परफॉर्म आवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑन लैंड एंड वी यूज़ इट इन डिफरेंट वे। मतलब कि हम लैंड पे रहते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो हम लैंड पे ही परफॉर्म करते हैं, वी आर डिपेंडेंट ऑन इट एंड अलग अलग तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। इसीलिए लैंड जो है एक ऐसा नेचुरल रिसोर्स है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये कई एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करता है, जैसे कि नेचुरल वेजिटेशन, जो भी आप हरियाली देखते हो, प्लांट्स देखते हो, ट्रीज़ देखते हो, सब कहाँ मिलते हैं? लैंड पे मिलते हैं। वाइल्ड लाइफ वो सारी की सारी लैंड पे, ठीक है, एक्वेटिक है, उस पर बाद में आएंगे, बट फर्स्ट लेट डिस्कस अबाउट लैंड। ह्यूमन लाइफ सेटलमेंट, कोई पानी के अंदर जाके तो ह्यूमन नहीं रह रहे हैं ना, दे आर लिविंग ऑन लैंड। इकोनॉमिक एक्टिविटी जितनी भी हो रही है, रोड है, जो भी हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, अगर पानी वाला हटा दें और एयर वाला, तो दैट ऑल्सो हैपन्स ऑन लैंड। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंडेंट हैं? दिस इज़ ऑल डिपेंडेंट ऑन लैंड रिसोर्स। However, land is an asset of a finite magnitude, therefore it is important to use the available land for various purposes with careful planning. एक लैंड ऐसी चीज़ तो नहीं है ना कि अगर एक बार बनाना शुरू किया तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। लाइक अगर आप उस पर आज घर बना रहे हो, इंडस्ट्रीज़ बना रहे हो, एक टाइम तो आएगा जब लैंड ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए ज़रूरत है कि आगे जितनी भी प्लानिंग हो वो ढंग से हो। यहाँ पे एक पाई चार्ट दे रखा है जिसके अकॉर्डिंग ये ब्लू वाला पोर्शन क्या है, प्लेन्स दिखा रखा है। ये जो आपका पिंक पोर्शन है ये माउंटेन शो कर रहा है और दिस पोर्शन इज शोइंग प्लेट्यूज, ठीक है। तो अब आ जाते हैं इंडिया जो है उस पर क्या है, वेराइटी ऑफ रिलीफ फीचर्स हैं। इंडिया लैंड अंडर अ वेराइटी ऑफ रिलीफ फीचर, जैसे कि माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन एंड आइलैंड, ये सारी चीज़ें लैंड पे आती हैं, ठीक है। अब इसमें से क्या बोला है कि 43% लैंड क्या है, प्लेन है, मतलब पहाड़ी एरिया नहीं है, एकदम प्लेन एरिया, दिल्ली जैसा एरिया है। विच प्रोवाइड फैसिलिटीज़ फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज़, यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ देखने को मिलेगी, हरियाणा की साइड और पंजाब की साइड एग्रीकल्चर देखने को मिलेगा। माउंटेन अकाउंट्स फॉर 30% ऑफ द टोटल सर्फेस एरिया ऑफ द कंट्री। अगर माउंटेन की बात करें तो 30% एरिया क्या है, हमारा माउंटेन है। And ensure perennial flow of some rivers, provide facilities for tourism and ecological aspects। अब यहाँ पे क्या होता है, जो ये पोर्शन है जिसमें हम लोग माउंटेन की बात कर रहे हैं, वहाँ पे रिवर फ्लो, जो फैसिलिटीज़ हैं टूरिज़्म की वो मिलती हैं, और कई सारे इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, क्योंकि माउंटेन की साइड हमें डाइवर्सिटी बहुत देखने को मिलती है। नाउ जो 27% एरिया है वो प्लेट्यू रीजन है। बेसिकली प्लेट्यू प्लेन एरिया होता है, बट उठा हुआ प्लेन एरिया होता है। इट्स नॉट हिल की स्लोप दिखेंगे, हिल्स दिखेंगे, प्लेन है, बट जो प्लेन होता एक्चुअली जो एक्चुअल प्लेन होता है उसके लेवल से काफ़ी ऊपर होता है, ठीक है। दैट कम्स अंडर प्लेट्यू रीजन, और यहाँ पे बहुत सारे मिनरल, फॉसिल फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। नाउ लेट्स कम टू लैंड यूटिलाइजेशन। अब हम लोग बात करेंगे अबाउट लैंड यूटिलाइजेशन की। जो लैंड रिसोर्सेज हैं वो अलग अलग तरह से यूज़ होते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट के लिए, ठीक है। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, जो लैंड कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, जहाँ पे खेती बाड़ी नहीं हो रही, या तो उसको बैरन और वेस्ट लैंड बोल देते हैं, मतलब वहाँ कुछ नहीं हो रहा है। लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, अगर वहाँ खेती बाड़ी नहीं हो रही तो वहाँ पे बिल्डिंग्स देखने को मिलेगी, रोड देखने को मिलेगी, फैक्ट्रीज देखने को मिलेगी, ठीक है। दूसरा, अनकल्टिवेटेड लैंड की बात करें तो इसके अंदर क्या होगा, परमानेंट पैस्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड, मतलब ये वो जगह हैं जहाँ पे चराया जाता है, चाहे जो भी एनिमल्स हों, लाइफ स्टॉक्स हों, उनको चराया जाता है, वो चरने आते हैं। लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रूव नॉट इंक्लूडेड इन नेट सोन एरिया, मतलब यहाँ पे क्या होता है, ट्री क्रॉप्स वगैरह देखने को मिलती हैं, बट ऐसा नहीं है कि आप उसको बोलोगे कि हमने वहाँ खुद उगाया है, वो आता है कि भाई पता नहीं है बट क्रॉप्स वहाँ पे उग रही हैं, ठीक है। कल्चरेबल वेस्ट लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर, कल्चरेबल वेस्ट लैंड वो पर्टिकुलर पोर्शन होता है जिसको पहले वहाँ पे कभी खेती बाड़ी होती थी, लेकिन अभी उसको 5 साल से ज़्यादा के लिए, 5 साल से ज़्यादा के लिए छोड़ दिया गया है, ठीक है। अभी उस पर कोई भी मतलब कुछ नहीं किया है। उसके बाद आ जाते हैं फैलो लैंड, करंट फैलो लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन फॉर 1 or less
देन 1 एग्रीकल्चर ईयर, मतलब कि आपने कल्टीवेशन के लिए उसको छोड़ दिया, 1 साल से ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा कम भी हो सकता है, बट पहले उस पर एग्रीकल्चर होता था, अभी नहीं हो रहा है 1 साल से। अदर देन करंट फैलो लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चर ईयर, 1 to 5 से क्या है, इसको छोड़ रखा है, अनकल्टिवेटेड है, कुछ यूज़ नहीं किया है। अच्छा, ये जो था कल्चरेबल वेस्टलैंड, इसको क्या लिखा है, मोर देन 5 ईयर्स, ये याद रखना है, डिफरेंस समझना है कि कल्चरेबल वेस्टलैंड और करंट फैलो लैंड जो हम बोलते हैं क्या डिफरेंस है। नेट सोन एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज क्रॉस क्रॉप्ड एरिया। यहाँ पे होता है, लेकिन क्या होता है, एक से ज़्यादा बार क्या होता है, खेती बाड़ी होती है, उसमें बोया जाता है, ठीक है, और जितना भी पूरा एरिया जो भी यूज़ मतलब हुआ है उसको क्रॉस क्रॉप्ड एरिया बोलते हैं। थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है सब में, बस मेन चीज़ याद रखनी है फॉरेस्ट या आपके ये जो 2nd, 3rd, 4th, 5th पॉइंट है उसमें क्या क्या बात हुई है, ठीक है। नाउ लेट स्टार्ट लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बोथ बाय फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप्स एज वेल एज ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी एंड कल्चरल एंड ट्रेडिशंस एक्सेट्रा। देखो, 2 चीज़ों पर डिपेंडेंट होता है लैंड को यूज़ करना। फर्स्ट चीज़ इज़, आपका अगर लैंड उपजाऊ नहीं है तो ज़बरदस्ती तो खेती नहीं करोगे ना वहाँ पे, तो वो एक फैक्टर हो गया कि जो वहाँ पे क्लाइमेट है, सॉइल है, प्लेन्स हैं, पहाड़ हैं, प्लेट्यू है, वट एवर इट इज़, उसकी तरह से हम लैंड को यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, एक और चीज़ का आपको एग्जांपल देती हूँ। हमें पता है कि ये एरिया बिल्कुल भी उपजाऊ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, तो ज़बरदस्ती क्रॉप करने की जगह उसको किसी और यूज़ में लिया जाएगा, जैसे कि वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम होगा। और दूसरी चीज़ जिस पे डिपेंडेंट होता है कि पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है। पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब उस एरिया में कितने लोग रह रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप देखोगे प्लेन में काफ़ी पॉपुलेशन डेंसिटी होती है, हिल्स में जाते जाते पॉपुलेशन डेंसिटी कम हो जाती है, लोग कम रहते हैं, बिकॉज लाइफ इज़ नॉट ईजी ऑन हिल्स। तो देयर आर मेनी फैक्टर्स, वन ऑफ द फैक्टर इज़ टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी। आपके पास टेक्नोलॉजी आप कितने एडवांस्ड हैं जो आप इन चीज़ों को यूज़ कर पाएँ। एंड कल्चरल एंड ट्रेडिशंस, ठीक है, ये भी बहुत फ़र्क डालते हैं कि उस एरिया में किस तरह की चीज़ों को माना जाता है। कई लोग हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, वो वर्शिप करते हैं, वो नेचुरल रिसोर्सेज की वर्शिप करते हैं, ठीक है। प्लेन में आ जाओगे तो वो चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। तो इन चीज़ों पे लैंड यूज़ पैटर्न मतलब डिपेंडेंट होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे, टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज़ दिस मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। लैंड यूज डाटा हाउ एवर इज़ अवेलेबल ओनली फॉर 93% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया, बिकॉज द लैंड यूज रिपोर्टिंग फॉर मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट एक्सेप्ट असम हैज़ नॉट बीन डन फुली। हमें सारा डाटा नहीं मिला हुआ है, 93% ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया है, क्योंकि कई जगह पे लैंड यूज़ रिपोर्टिंग नहीं हुई है, मतलब वहाँ पूरी तरह से नहीं की गई है कि क्या यूज़ है क्या नहीं है, ठीक है। मोर ओवर सम एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान एंड चाइना हैव ऑल्सो नॉट बीन सर्वेड। कई ऐसे एरिया जो जम्मू कश्मीर के अंडर आते हैं, पाकिस्तान और चाइना के साथ में ऑक्यूपाई किए गए हैं, उसको भी हमने सर्वे नहीं किया है, ठीक है। एक ये जनरल लैंड यूज़ कैटेगरी दे रखी है 1960 से 61 तक की, और ये 2014 से 15 तक की। एक बार आप देख सकते हो कि किस तरह से चेंजेस आए हैं, देखने को मिले हैं, ठीक है। ये अगर आप यहाँ पे मैं ये बोलूँ फॉरेस्ट, ठीक है, यहाँ पे दिखाया है 18.11%, ठीक है। यहाँ पे फॉरेस्ट को दिखा दिया है एज 23.3%, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बैरन एंड अनकल्चरेबल वेस्टलैंड दिखाया है 18.11%, यहाँ पे वो 5.5% हो गया। इसी तरह से मतलब आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हो कि किस तरह से देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब एक चीज़ है, द लैंड अंडर परमानेंट पैस्चर हैज़ ऑल्सो डिक्रीज्ड, यानी कि जो लैंड परमानेंट पैस्चर के लिए था, जहाँ पे आके चरते थे, वो कम हो गया है, ठीक है। एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, परमानेंट पैस्चर यहाँ पे 4.71 दिखा रखा है, यहाँ पे 3.3 दिखा रखा है, तो ऑब्वियसली डिक्रीज तो हुआ है। ये पर्पल पार्ट जो है ये वही दिखा रहा है। How are we able to feed our huge cattle population on this pasture land, and what are the consequences of it? Most of the other than the current fallow lands are either of poor quality or the cost of cultivation of such land is very high. देखो, परमानेंट पेस्चर कम हुआ है तो हम कैसे फीड कर पा रहे हैं, ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ी है, लैंड जो है पेस्चर लैंड वो कम हुआ है, तो हाउ
आर वी एबल टू फीड। उसके बाद एक चीज़ और लिखी है कि जो करंट फैलो लैंड्स हैं, ठीक है, यहाँ पे एक नॉर्मल चीज़ लिखी है कि जो करंट फैलो लैंड है वो पुअर क्वालिटी के हैं या वहाँ पे क्वालिटी जो कॉस्ट है कल्टीवेशन की या एक्चुअली कुछ ग्रो करने की वो बहुत ज़्यादा है। इसीलिए इन लैंड को एक से वंस और ट्वाइस मतलब 2 से 3 साल के अंदर एक या 2 बार ही कल्टीवेट किया जाता है। एंड इफ़ दीज आर इंक्लूडेड इन द नेट सोन एरिया देन द परसेंटेज ऑफ नेट सोन एरिया इन इंडिया अबाउ कम्स टू 54% ऑफ टोटल रिपोर्टिंग एरिया। अगर इस एरिया को जिसको हमने कल्टिवेटेड जो ये पूरे साल भर में 1-2 साल में हम 1 बार या 2 बार करते हैं, इसको अगर हमने प्रॉपर उसमें काउंट करा कि जहाँ पे हमने खेती बाड़ी करी टोटल नेट सोन एरिया में काउंट किया, तो जो इंडिया का परसेंटेज है नेट सोन एरिया का वो 54% हो जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ डाटा है, इस पे मत जाइए, बट हाँ ये समझना ज़रूरी है कि जो करंट फैलो लैंड है वो यूज़ क्यों नहीं होते हैं ज़्यादा एग्रीकल्चर के लिए, बिकॉज ऑफ द पुअर क्वालिटी एंड सेकेंड द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन इज़ हाई। ठीक है, द पैटर्न ऑफ नेट सोन एरिया वेरीज ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। अब जो एक पैटर्न होता है कि एक जगह पे किस तरह से है, एक स्टेट में कैसे है, दूसरी जगह ऐसे है, वो बहुत अलग है। इट इज़ ओवर 80% ऑफ द टोटल एरिया इन पंजाब एंड हरियाणा एंड लेस देन 10% इन अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर एंड अंडमान एंड निकोबार। ये देखो, अगर पंजाब और हरियाणा में देखोगे तो 80% एरिया ऐसा है जो नेट सोन एरिया है जहाँ पे खेती बाड़ी प्रॉपर होती है। ठीक है, और अगर यही चीज़ आप देखोगे नॉर्थ ईस्ट की साइड में तो 10% से भी कम एरिया है। ठीक है, बिकॉज वहाँ फॉरेस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। नाउ forest area in the country is far lower than the desired 33% of geographical area and it was outlined in the National Forest Policy। National Forest Policy की बात हो रही है, 1952 में आई थी। उसके अकॉर्डिंग 33% एरिया कहीं का भी जो हमारे देश का है उसके अकॉर्डिंग टोटल 33% क्या होना चाहिए, फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए। इट वॉज कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ द इकोलॉजिकल बैलेंस। इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए क्या ज़रूरी है कि 33% एरिया forests covered हो। The livelihood of millions of people who live on the fringes of these forests depend upon it। हम अगर बात करें शहरों में रहते हैं, ठीक है, there are many people who are completely dependent on forest। उनका लाइवलीहुड, उनका जीवन यापन करना, उनका अपनी जो बेसिक नीड्स है वो किससे पूरी होती हैं, वो सब कुछ फॉरेस्ट से पूरा होता है। अ पार्ट ऑफ द लैंड इज टर्म्ड एज वेस्ट लैंड एंड लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस। एक पार्ट जो लैंड का होता है उसको हम वेस्ट लैंड बोल देते हैं एंड लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस। और उसके बाद क्या होता है, उसको जो नॉन एग्रीकल्चर, देखो बेसिकली वेस्ट लैंड इज़ नॉट वेस्ट लैंड। आपको वेस्ट लैंड बोल दिया मतलब ये थोड़ी कि ख़राब ही हो गया, उसको नॉन एग्रीकल्चर यूजेस के लिए डाल दिया, जैसे कि कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन में खेती बाड़ी तो नहीं हो रही, या बिल्डिंग या रोड्स। ठीक है, वेस्ट लैंड इंक्लूड्स रॉकी, एरिड एंड डेजर्ट एरिया एंड लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस इंक्लूड सेटलमेंट, रोड्स, रेलवे, इंडस्ट्री एटसेट्रा। ये भी क्लियर कर देती हूँ। वेस्ट लैंड को वो पोर्शन बोल दिया कि जो थोड़े पत्थरों से भरे हुए हैं, ड्राई रीजन है। अब डेजर्ट में आप घर भी नहीं बना सकते, ठीक है, डेजर्ट में रोड भी कम बना सकते हो, मिट्टी 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 होती है, इन सबको हमने वेस्ट लैंड में डाल दिया। ठीक है, सारे डेजर्ट को नहीं बट हाँ उस एरिया को। प्लस नॉन एग्रीकल्चर यूजेस का मतलब क्या हुआ, सेटलमेंट, मतलब लोग जाके वहाँ रहेंगे, मतलब घर बनाएंगे, रोड्स बन सकती हैं वहाँ पे, रेलवेज एंड इंडस्ट्री। कंटिन्यूस यूज ऑफ लैंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर टू कंजर्व एंड मैनेज इट। अब क्या होता है कि हर एक नेचुरल रिसोर्स को ज़रूरत है कि उसका ध्यान रखा जाए। द मोमेंट यू स्टॉप गिविंग अटेंशन, फॉर एग्जांपल हम लैंड को ऐसे मान रहे हैं कि अरे हाँ इसको तो यूज़ करना ही है, बट अगर उस पर ध्यान नहीं देंगे और जो कि नहीं दे रहे हैं उसको कंटिन्यूसली यूज़ करे जाएंगे विदाउट टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर्स, ध्यान रखे बिना, तो क्या होगा, लैंड डिग्रेडेशन होगा, यानी कि लैंड हमारे काम का नहीं रहेगा। एंड जो एक्चुअली ध्यान रखना चाहिए था एज अ नेचुरल रिसोर्स वो नहीं होगा। दिस इन टर्न हैज़ सीरियस रिपरकशंस ऑन सोसाइटी एंड द इन्वायरमेंट, यानी कि इसका डैमेज हमारी सोसाइटी और इन्वायरमेंट पे आएगा। अभी नहीं पता चल रहा, आज से कई टाइम बाद पता चलेगा। लाइक बहुत पहले इग्नोर किया, तब जाके पानी की प्रॉब्लम अब इतनी ज़्यादा होने लग गई है, वो भी इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे नदियाँ ही नदियाँ हैं, बट वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम। सो ये अभी एकदम देखने वाली चीज़ें नहीं होती कि आज आपने लैंड को यूज़ कर लिया तो आपको कल दिख जाएगा, ये थोड़ा टाइम लेता है, बट द फ्यूचर जनरेशन विल सफ़र।
तो यही एक चीज़ है जो अभी तक हमने पढ़ी। नाउ इसमें हम लोग पढ़ लेते हैं लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स पे, यानी कि लैंड जिस तरह डिग्रेड हो रहा है, कम हो रहा है, यूज़ का नहीं रह रहा, और कैसे उसको कंजर्व किया जाए उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। नाउ लेट स्टडी। सबसे पहले तो वी हैव शेयर्ड आवर लैंड विद द पास्ट जनरेशंस एंड विल हैव टू डू विद द फ्यूचर जनरेशन। अभी जो लैंड हम यूज़ कर रहे हैं, वी आर द प्रेजेंट जनरेशन, ठीक है। पास्ट में लोगों ने यूज़ किया है, फ्यूचर में लोग यूज़ करेंगे। 95% of our basic need for food, shelter and clothing are obtained from land। जितनी भी चीज़ों की बात करें, 95% हमारी जो बेसिक नीड है खाने की, शेल्टर की और कपड़े वगैरह की, वो कहाँ से पूरी होती है? लैंड से। Human activities have not only brought about degradation of land but have also aggravated the pace of natural forces to cause damage to land। अब अगर ह्यूमन इंटरफेरेंसेस ना होती तो शायद ये सब प्रॉब्लम नहीं होती, बट वो यही कह रहा है कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है उसने क्या किया है, लैंड डिग्रेडेशन तो किया ही है, बल्कि और चीज़ें भी अफेक्ट कर दी हैं जिससे हमारा डैमेज जो है लैंड का वो हो रहा है। जैसे एक नॉर्मल चीज़ है, मैं कह रही हूँ सॉइल इरोजन हो रहा है, ठीक है। सॉइल इरोजन आप बोलोगे वो तो विंड से हो रहा है, वो तो वाटर से हो रहा है, तो ह्यूमन का क्या? लेकिन जहाँ पहले वेजिटेशन हुआ करता था और जिस वेजिटेशन की वजह से सॉइल इरोजन बच जाता था, अब वो नहीं बच पा रहा। तो क्या हुआ, ह्यूमन एक्टिविटीज़ ने जो नेचुरल फोर्सेस हैं उनको भी मतलब एक्टिव कर दिया कि वो डैमेज कर दे लैंड को, ठीक है। उसके बाद है सम ह्यूमन एक्टिविटी, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों का कटना, ओवर ग्रेजिंग ज़्यादा चराना, माइनिंग, पता ही है आपको, ओर्स वगैरह मिनरल निकालने के लिए माइनिंग करते हैं बहुत ज़्यादा, उसके लिए भी पूरा ख़त्म कर देते हैं जो भी वेजिटेशन होता है। एंड क्वेरिंग टू हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड, दिस इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू ऑल दिस माइनिंग। ये क्या कर देता है, लैंड डिग्रेड कर देता है। Mining sites are abandoned after excavation work is complete, leaving deep scars and traces of overburdening। अगर किसी माइनिंग साइट पे आप जाओगे कभी भी, या कभी आप नेट पे देखोगे, आप देखना उस एरिया में कुछ नहीं हो सकता। वो बहुत बड़े बड़े एरियाज़ होते हैं जो जहाँ पे मतलब काम हुआ है, बट इसके बाद उसका कुछ यूज़ नहीं है। वहाँ पे ये भी नहीं कि भाई वेजिटेशन के लिए कुछ छोड़ दिया, बिकॉज बड़े बड़े डीप होल हो जाते हैं वहाँ पे, एंड देन पता चलता है देख के कि हाँ यहाँ पे कुछ हो ही नहीं सकता। कई स्टेट जैसे कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा, डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग हैव कॉज सीवियर लैंड डिग्रेडेशन, क्योंकि इन जगहों पे, इन स्टेट्स पे बहुत सारे मिनरल्स वगैरह मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पेड़ कटे, इतनी बुरी तरह पेड़ काटे गए हैं माइनिंग के पर्पज़ के लिए, और उसकी वजह से लैंड बहुत बुरी तरह अफेक्ट हुआ है। इन स्टेट्स लाइक गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, ओवर ग्रेजिंग इज़ वन ऑफ द मेन रीजन्स फॉर लैंड डिग्रेडेशन। अगर बात करूँ गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की, ज़्यादा चराना, यहाँ पे लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा चराना पड़ता है, इसकी वजह से नाउ ये जो ओवरग्रेजिंग है, ज़्यादा चराना, ये भी एक रीज़न है लैंड डिग्रेडेशन का। इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ओवर इरीगेशन, ज़्यादा सिंचाई करना एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, क्योंकि उसकी वजह से क्या हो जाता है, ज़्यादा सिंचाई मतलब पानी आपका एक जगह पे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, वाटर लॉगिंग यानी पानी इकट्ठा होना। जब पानी इकट्ठा होता है तो धीरे धीरे सीपेज होता है, नीचे जो सॉइल के नीचे जाना चाहिए वो धीरे जाता है, और सॉल्ट इकट्ठा हो जाता है। जो पानी के अंदर सॉल्ट होता है वो उसी मिट्टी पे इकट्ठा हो जाता है। द मिनरल प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन फॉर सीमेंट इंडस्ट्री एंड कैल्साइट एंड सोपस्टोन फॉर सेरामिक इंडस्ट्री जनरेट ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डस्ट इन द एटमॉस्फेयर। कई सारे मिनरल्स की प्रोसेसिंग, जैसे कि सीमेंट इंडस्ट्री के लिए लाइमस्टोन को ग्राइंड करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में करके चूरा बनाते हैं, या फिर कैल्साइट या सोपस्टोन बनाते हैं, किसके लिए, सिरेमिक इंडस्ट्रीज़ के लिए, जो सिरामिक के बर्तन वगैरह बनते हैं। उसकी वजह से डस्ट में बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा डस्ट इकट्ठी हो जाती है। इट रिटार्ड्स द प्रोसेस ऑफ इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर इनटू द सॉइल आफ्टर इट सेटल डाउन ऑन लैंड। अब एक चीज़ लिखी है कि जब ये डस्ट इकट्ठी हो जाती है तो ये मिट्टी के ऊपर जम जाती है। जब ये मिट्टी के ऊपर जम जाती है तो पानी नीचे जा ही नहीं पाता सॉइल के अंदर। इन रीसेंट ईयर इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स एज वेस्ट हैव बिकम अ मेजर सोर्स ऑफ लैंड एंड वाटर पॉल्यूशन इन मेनी पार्ट ऑफ द कंट्री। जो इंडस्ट्री से कचरा निकलता है, जो इंडस्ट्री से वेस्ट निकलता है, वो एक मेजर प्रॉब्लम है हमारी कंट्री की, ये पता चला है रिसेंट ईयर्स में। कुछ तरीके हैं लैंड डिग्रेडेशन को सॉल्व करने के, जैसे कि
एफॉरेस्टेशन, पेड़ों को लगाना दोबारा से, ग्रेजिंग को प्रॉपरली मैनेज करना, ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक लाइन पे सभी पहुंच गए चराने के लिए, इट नीड टू बी प्लान्ड प्रॉपरली। प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट ऑफ प्लांट्स, शेल्टर बेल्ट्स क्या होता है, आसपास ना कोई लैंड होता है जहाँ पे हमें पता है कि कुछ भी सॉइल इरोजन के चांसेस हैं, कुछ भी है, तो पूरे के पूरे ट्रीज़ या प्लांट्स आसपास लगा देते हैं, तो उससे क्या होता है, विंड नहीं आती है अंदर, ठीक है, और सॉइल इरोजन के चांसेस कम रहते हैं। ओवर ग्रेजिंग पे कंट्रोल करना, सैंड ड्यून्स को स्टेबलाइज करना, कैसे, थॉर्नी बिशेस को ग्रो, जैसे एक चीज़ बताती हूँ, चाहे वो कैक्टस ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आपने किसी डेजर्ट एरिया में प्लांट उगाया है या थॉर्नी बुशेस ही उगाए हैं, तो एटलीस्ट वो उस मिट्टी को पकड़ के रखेगा, और जो सैंड ड्यून्स बनते हैं ना, मिट्टी के जो पहाड़ से दिखने को मिलते हैं, वो कम दिखेंगे, ठीक है। तो एरिड रीजन में, जो ड्राई रीजन है, वहाँ पे हम लैंड डिग्रेडेशन को इस तरह से चेक कर सकते हैं। वेस्ट लैंड को प्रॉपरली मैनेज करें, ठीक है, ऐसे नहीं कि बस छोड़ दिया वेस्ट ही है। माइनिंग एक्टिविटीज़ प्रॉपरली मैनेज करें। डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, जो भी वेस्ट निकल रहा है इंडस्ट्री, इट नीड टू बी मैनेज प्रॉपरली। एंड वेस्टेज आफ्टर ट्रीटमेंट कैन रिड्यूस लैंड एंड वाटर डिग्रेडेशन इन इंडस्ट्रियल एंड सुबर्बन एरिया। जो भी वेस्ट निकलता है ट्रीटमेंट के बाद, वो क्या हो सकता है, लैंड और वाटर, जो भी मतलब वेस्ट है, उसको हमें ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। मतलब कि ऐसे डायरेक्टली कहीं भी रिलीज़ मत करो, अगर पता है कि इसके अंदर कुछ हार्मफुल केमिकल्स हैं या कुछ भी हैं, उसके बाद उसको रिलीज़ करना चाहिए, ठीक है। एक और चीज़ है, ट्रीटमेंट से थोड़ा सा चांसेस कम होते हैं कोई भी लैंड और वाटर डिग्रेडेशन के, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट लैंड। हम लोगों ने कई सारी चीज़ें पढ़ी कि लैंड रिसोर्सेज कैसे कैसे होते हैं, यूटिलाइजेशन के बारे में पढ़ा, एंड वी स्टडीड अबाउट डिफरेंट, किस तरह से बटा हुआ है लैंड जो है, प्लस कंजर्वेशन मेजर्स कुछ हमने देखे। तो ये हमारा पार्ट 4 था, चैप्टर 1 10th ज्योग्राफी का। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे, कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर के कमेंट में। उसके अलावा आप डायरेक्टली मेरे चैनल पे जाइए, होम पेज या फिर प्लेलिस्ट में 10th क्लास एक बना हुआ है अलग से सेक्शन, उसके नीचे जाके आपको सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज सब कुछ मिल जाएगा, वहाँ आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।